एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हमने परसेंटेज चेंज वगैरह निकालना देख लिया था, ठीक है ना, सिंपल सी ट्रिक आ गई थी उसमें। अब हमें देखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन पैरामीटर ऑन चेंजिंग द अदर, पर रेट ऑफ चेंज आपको देखना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। अब इसका एप्लीकेशन मेनली काइनेमेटिक्स में आएगा। जैसे कि आप जानते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम में कोई आदमी कितना चल लेता है, वो कौन सी क्वांटिटी हमें बताती है, ये हमें बताती है स्पीड, ठीक है ना। तो उसके लिए हम ये सब पढ़ रहे हैं। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाता है स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाता है वेलोसिटी, ये सब हम देखेंगे। पर अभी हम उसका एकदम बेसिक पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जनरल हेडिंग लिख लेते हैं जो कि है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन पैरामीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई या तो रिलेशन दी गई होगी दो पैरामीटर्स के बीच में, और फिर आपको उनके रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम को रिलेट करना होगा, या फिर आपको कोई ना कोई रिलेशन उनके बीच में बनानी पड़ेगी और फिर उनकी रेट ऑफ चेंज को रिलेट करना होगा, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, ध्यान से देखना। जैसे अगर बोला जाए कि साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर डिक्रीजिंग एट 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, उसकी साइड्स चेंज हो रही हैं 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। सबसे पहले तो मैं अगर साइड को L मान लेता हूं, ठीक है ना, ये हमारा स्क्वायर है, तो पर सेकेंड चेंज होने का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे लिखा कैसे जा सकता है, इसे आप लिख सकते हो dl/dt, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपको बोला गया है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और साथ ही साथ बोला गया है ये डिक्रीज हो रहा है, यानी इसके चेंज होने की रेट कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है यानी रेट क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये क्वांटिटी मैंने लिख ली। तो अगर इसकी साइड के चेंज होने की रेट ये है, तो क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया व्हेन इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि जब लेंथ हो 10 सेंटीमीटर, जब लेंथ हो 10 सेंटीमीटर, तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये पता करना है, ठीक है। तो दो पैरामीटर कौन कौन से हैं जिनके बीच में हमें रिलेशन पता करनी है, दो पैरामीटर्स हो गए आपका एरिया और लेंथ। तो एरिया और लेंथ के बीच में हम रिलेशन जानते हैं, स्क्वायर के लिए एरिया जो हो जाता है वो हो जाता है साइड स्क्वायर। तो ये तो आपकी रिलेशन हो गई। अब आपको चाहिए dA/dt और dL/dt में रिलेशन। तो ऐसा सोच के देखो कि दो क्वांटिटीज इक्वल हैं, तो इनका डेरिवेटिव भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्यों ना मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो लेफ्ट साइड क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड मिलेगा d/dt ऑफ a इज इक्वल टू d/dt ऑफ L स्क्वायर। अब देखो यहां पे फंक्शन L स्क्वायर है, यानी L का फंक्शन है, और डिफरेंशिएट कर रहे हो आप t के रिस्पेक्ट में, यानी कि हमें चेन रूल से करना पड़ेगा। चेन रूल से करने का तरीका क्या होता है, आप सिंपली L स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दो। क्या होगा L स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 2L इंटू मुझे क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने L को डिफरेंशिएट किया है t के रिस्पेक्ट में, तो एक टर्म आ जाएगी dL/dt। जब भी कोई हम दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो इस तरह से फाइनली एक टर्म लिख देते हैं कि हमने किस वेरिएबल को डिफरेंशिएट किया और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब सिंपली मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूं, तो dA/dt की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 इंटू लेंथ बोली गई थी जब वो 10 सेंटीमीटर, और dL/dt बोला गया था -1, यानी -20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी कि साइड अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से घट रही होगी तो उस समय पे एरिया डिक्रीज हो रहा होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से। समझ आया, ठीक है ना। यही बस हमें करना था। तो आपको बस रिलेशन लानी है और फिर डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में। समझ आ रहा है। इसी पे हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, किसी को डाउट भी हुआ था शायद। जैसे एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं सर्कल वाला, ठीक है। द रेडियस इंक्रीजेज एट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना है और रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफरेंस बताना है। ट्राई करो जरा सभी लोग। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है 10 सेंटीमीटर का, और आपको बताया गया रेडियस इंक्रीजेज एट, यानी dr/dt
रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ये है +2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस क्या होगा। सभी लोगों से हो जाएगा शायद। पहले आपको एरिया को रेडियस से रिलेट करना है, तो एरिया तो होता है हमारा πr²। ये हो गई आपकी रिलेशन। अब आपको टाइम के रिस्पेक्ट में रिलेशन चाहिए, तो डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में। यहां क्या मिल जाएगा, dA/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ πr²। पाई तो कांस्टेंट है, r² का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2r, तो ये हो गया 2πr। अब मैंने r को डिफरेंशिएट किया है t के रिस्पेक्ट में, तो ये टर्म लिख दी dr/dt। सिंपली हमें मिल जाएगा dA/dt की वैल्यू हो गई 2 इंटू पाई इंटू रेडियस बोली गई है 10 सेंटीमीटर इंटू dr/dt है +2। कितना मिल गया हमें, ये मिल गया 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इनकी एरिया इंक्रीज हो रहा होगा 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से। क्या कोई दिक्कत? क्लियर है मेरे हिसाब से? सरकमफ्रेंस का क्या आएगा बताओ? सरकमफ्रेंस तो उसके लिए भी रिलेशन हमें पता है। सरकमफ्रेंस के लिए रिलेशन क्या हो जाएगी, सिर्फ सरकमफ्रेंस होती है 2πr। तो अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो dc/dt 2π तो कांस्टेंट है इंटू r का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और फिर टर्म हम लिखते हैं dr/dt। 2π इसकी वैल्यू हमें पता है 2, यानी कि 4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही है तो उसकी सरकमफ्रेंस 4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही है। आई होप ये क्लियर है सबको, क्या किया है यहां पे, है ना? आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बेसिकली हम बस रिलेशन निकाल रहे हैं दो चीजों के बीच में, ठीक है। ये क्यूबॉइड वाला क्वेश्चन किया था, अगर नहीं किया है तो अभी ट्राई कर लेते हैं, या आप घर पे ट्राई करना। चलो मैं सोल्यूशन बताऊं। अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। 4th क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो सभी लोग। 4th क्वेश्चन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू अदर। ठीक है, तो इसमें एक रॉड है जो कि स्लाइड कर रही है, एक वॉल और फ्लोर के साथ कांटेक्ट में रखी गई थी, स्लाइड कर रही है, जिसकी वजह से बी पॉइंट जो नीचे, उसकी स्पीड इधर आ रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये दूरी हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर। ये एंगल किसी समय पर 30 डिग्री है, हालांकि हर समय बदल रहा होगा, और ये इस तरह से कुछ नीचे आ रहा होगा। स्पीड ऑफ ए पॉइंट आपको स्पीड बतानी है, ठीक है ना, इस इंस्टेंट पर जब एंगल है 30 डिग्री। सोचने की कोशिश करो, काफी। ठीक है, तो 2 आंसर आए अभी तक सिर्फ। तो मेन चीज वही है कि आपको रिलेशन सोचना है, और रिलेशन सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस केस में। तो ऐसा सोच के देखो कि क्या रिलेशन हो सकती है, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं जनरल इंस्टेंट ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है ना। ये तो किसी समय पे 30 डिग्री है, पर ये लगातार बदल रहा होगा, तो इसको मैं थीटा बोल देता हूं। इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं x, और इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं y। तो आप अगर सोच के देखो, ये जो स्लाइड हो रहा है बी पॉइंट राइट की तरफ जब स्लाइड होता है तो वो किस पैरामीटर को चेंज करता है? बी राइट की तरफ स्लाइड करके x को इंक्रीज करता है, और ए जो पॉइंट है वो नीचे आके क्या करता है? y को डिक्रीज करता है। तो इसके और इसके बीच की रिलेशन के लिए हमें इसके और इसके बीच की रिलेशन पता होनी चाहिए। तो क्यों ना मैं ऐसे लिख दूं कि tan थीटा, ये क्या होगा? ये होगा आपका y/x, या y को आप क्या लिख सकते हो? x tan थीटा, ठीक है ना। ये मैं मेथड 1 ट्राई कर रहा हूं यहाँ पे, x tan थीटा। अब अगर मैं इन्हें डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, ऐसा सोच के देखो, डिफरेंशिएट करते हो अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ, तो आपको क्या मिलेगा? यहां मुझे मिलेगा dy/dt,
इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स टेन थीटा। अच्छा, एक्स भी बदल रहा होगा और थीटा भी बदल रहा होगा, तो यहाँ दो वेरिएबल हैं, तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। यानी कि ये हमें मिल जाएगा एक्स डी बाई डी टी ऑफ टेन थीटा प्लस टेन थीटा डी बाई डी टी ऑफ एक्स। यानी मुझे मिला डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी टी, ये इक्वल हो जाएगा एक्स टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, और क्योंकि मैंने थीटा को डिफरेंशिएट किया है टी के रिस्पेक्ट में, तो एक टर्म आएगी डी थीटा बाई डी टी प्लस टेन थीटा एज इट इज, और यहां पे है डी एक्स बाई डी टी। समझ आ रही है बात? अच्छा, y के चेंज होने की रेट क्या होगी, डी वाई बाई डी टी जो हमने लिखा है, मान लें कि a नीचे आ रहा होगा v स्पीड से, तो ये v स्पीड ही तो है y के चेंज होने की रेट। मान लो v है 2 मीटर पर सेकेंड, तो y 2 मीटर पर सेकेंड से घट रहा होगा, तो यही बेसिकली क्या लिखा हुआ है, v लिखा हुआ है। इज इक्वल टू x की वैल्यू हमें दी गई थी जो कि क्या है 10, सेक स्क्वायर थीटा भी हमें दिया गया था 30 डिग्री, लेकिन एक टर्म है जो हमें नहीं पता, डी थीटा बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा प्लस टेन 30 डिग्री इंटू डी एक्स बाई डी टी, एक्स के चेंज होने की रेट, तो एक्स के बढ़ने की रेट हमें यहां पे पता है, एक्स बढ़ रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इससे हम आंसर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि आपके पास एक अननोन है, और वो अननोन क्या है, डी थीटा बाई डी टी। थीटा किस रेट से चेंज हो रहा है आपको ये रिलेशन नहीं पता है, ठीक है ना। तो अब मुझे इसके लिए दूसरा मेथड कोई अपनाना चाहिए ताकि मुझे थीटा की जरूरत ना पड़े। तो वो मेथड क्या होगा, सोच के देखो जरा। अब आपको दूसरा मेथड मैं बता रहा हूं, इससे हमारा आंसर नहीं आ पाए क्योंकि हमारे पास एक अननोन रह गया, डी थीटा बाय डी टी। तो दूसरा मेथड क्या होगा? दूसरे मेथड में कोई ये सोच सकता था कि रॉड जब इस तरह से स्लाइड करेगी तो थीटा बदल रहा है, सही बात है, एक्स बदल रहा है, वाई बदल रहा है, कौन सी चीज है जो नहीं बदल रही होगी, वो है इस रॉड की लेंथ। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देते इस ट्राइंगल के लिए, तो आप लिख सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होना चाहिए एल स्क्वायर। अब मुझे x की रेट ऑफ चेंज और y की रेट ऑफ चेंज में ही तो रिलेशन चाहिए, तो क्यों ना मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो दोनों तरफ, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, वो होगा 2x, और x को डिफरेंशिएट किया इसलिए dx बाई dt, प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y इंटू dy बाई dt, और l स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो वो होगा 0, क्योंकि l जो लेंथ है वो क्या है, कांस्टेंट। यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे यहां से मिलेगा dy बाई dt, ये इक्वल हो जाएगा माइनस x बाय वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी। समझ आ रही बात? अब हमारा काम हो चुका है। dy बाई डी टी ये बेसिकली क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, जिसको मैं v बोल चुका हूं, ये होना चाहिए माइनस x बाय वाई। x बाय वाई क्या होगा, आप यहां से देख सकते हो, टेन थीटा की वैल्यू होती है क्या, y बाय x, तो x बाय वाई की वैल्यू होगी बेसिकली क्या, कॉट थीटा, यानी 1 बाय टेन थीटा। तो इसे मैं लिख सकता हूं, थीटा हमें दिया गया था 30 डिग्री, तो इसे मैं सिंपली लिख सकता हूं कॉट 30 डिग्री इंटू dx बाई dt, x के बदलने की रेट वो भी मुझे पता थी कितनी है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वैल्यूज अगर पुट करें तो v यहां से मिलेगा हमें माइनस टेन 30 होता है 1 बाय रूट 3, कॉट 30 हो जाएगा रूट 3, तो माइनस 5 रूट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर होगा। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि टाइम के साथ y की वैल्यू जो है वो क्या हो रही होगी, घट रही होगी, y लगातार डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो जिसने भी आंसर दिया है बहुत अच्छी बात है, आपको बस रिलेशन सोचनी थी। समझ आ रहा है ना? कई लोगों ने दे दिया था आंसर। क्या किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आपको रिलेशन निकालनी थी। हाँ, आप पहले ये सोच सकते थे और उसके बाद आप ये सोच सकते थे। हमेशा पहली अप्रोच में आंसर आ जाए कोई जरूरी नहीं है, तो हमें दूसरा मेथड सोचना पड़ा, ठीक है ना। अब ये देखो, अब आपको समझ आएगा मैंने मेथड 1 क्यों लिखा भी था पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि अगले क्वेश्चन में उसी की हेल्प से आप आंसर निकाल पाओगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो फाइंड द स्पीड ऑफ स्पॉट of light on the wall at the instant shown
द टॉर्च रोटेट्स एट 10 रेडियन पर सेकेंड। तो एक टॉर्च है, उसके सामने वॉल दी गई है और उस टॉर्च को आप लगातार घुमा रहे हो, तो आपने देखा होगा दीवार पे क्या बन जाता है, एक ब्राइट स्पॉट बनेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो किस रेट से वो ब्राइट स्पॉट उस वॉल के ऊपर मूव कर रहा होगा, अगर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल दिया गया है टॉर्च का। यानी ये अगर हमारी वॉल है, दीवार बोल देते हैं, ठीक है ना, और यहां हमारी टॉर्च लगाई गई है और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो वॉल से कनेक्टेड है, ये दूरी हमें दी गई है 10 मीटर। ठीक है ना, तो अगर टॉर्च इस तरह से, तो स्पॉट कहां बन रहा होगा, कुछ यहां बन रहा होगा। अब आप लगातार क्या कर रहे हो, इस टॉर्च को इस तरह से घुमा रहे हो 10 रेडियन पर सेकेंड से। तो जिस इंस्टेंट पे ये एंगल 60 डिग्री होगा, आपको बताना है ये स्पॉट इस वॉल पे कितनी स्पीड से चल रहा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ट्राई करो सभी लोग। तो बेटर होगा आप क्या मान लो, इसको थीटा मान लो किसी इंस्टेंट पे, अगर तो आप क्या लिख सकते हो, टेन थीटा। ये दूरी अगर y है और ये दूरी अगर मैं बोल देता हूं x है, तो टेन थीटा है y बाय एक्स, या y को मैं क्या कह सकता हूं, x टेन थीटा। अब y की रेट ऑफ चेंज ही तो है v और x तो फिक्स है, कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएट करें तो यहां से मिलेगा dy बाय dt। x तो कांस्टेंट है 10, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा को डिफरेंशिएट किया इसलिए डी थीटा बाय डी टी। समझ आ रही है बात, ये हमारे पास आएगी रिलेशन। y के रेट ऑफ चेंज यही हमने v माना था 10 सेक स्क्वायर 60 डिग्री इंटू डी थीटा बाई डी टी। थीटा के बदलने की रेट क्या है, तो आप इस टॉर्च को घुमा रहे हो 10 रेडियन पर सेकेंड से, यानी थीटा बढ़ रहा होगा इस तरफ 10 रेडियन पर सेकेंड से। सेक स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा 4, और ये मिल जाएगा आपको 400 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी स्पॉट की स्पीड वॉल के ऊपर कितनी होगी, 400 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी। समझ आया। तो मेन चीज क्या है, मेन चीज है इनके बीच में रिलेशन निकाल पाना। क्या क्लियर हुआ? ठीक है, और क्वेश्चंस हैं इसमें, प्रैक्टिस कर सकते हो आप आराम से। ठीक है ना। ये प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं होमवर्क में, आप ताकि ये सब ट्राई कर पाओ। ठीक है, एक आध और कर लेते हैं क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चन है क्योंकि। सेवेंथ क्वेश्चन ट्राई कर लो जरा सभी लोग। सेवेंथ क्वेश्चन, क्या आएगा सेवेंथ का आंसर, देखो। तो क्वेश्चन है, मैन इज पॉइंटिंग हिज गन एट अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री एज शोन। द बर्ड स्टार्ट्स moving vertically upwards. The man always points his gun at the bird. Find the rate of change of angle made by the gun with the horizontal at the instant shown. ठीक है, तो आदमी हमेशा बर्ड की तरफ अपनी गन को पॉइंट करके रखता है, तो किस रेट से वो अपनी गन को रोटेट कर रहा होगा ताकि वो हमेशा एम कर रहा हो किसकी तरफ, बर्ड की तरफ। ठीक है ना, ये आदमी हो गया, ये गन हो गई, और ये एंगल थीटा है। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा ही आपको बताना है। ये दूरी 20 मीटर है और ये अजीब सी बर्ड जो है वो एग्जैक्टली ऊपर की तरफ चलती जा रही है। ठीक है ना, ऊपर की तरफ ही मूव कर रही है। ये भी 20 मीटर ही दिया हुआ है, उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। क्या आएगा बताओ आंसर। सिर्फ दो ही लोग आंसर दे पा रहे हैं।
बाकी जनता को क्या हो गया भाई? फिर से वही करना है आपको, टेन थीटा की रिलेशन लेके आनी है और कुछ नहीं है। क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी ये ट्रायंगल बनेगा बर्ड की तरफ देखते हुए, तो आप कह सकते हो टेन थीटा की वैल्यू क्या है? ये दूरी अगर मैं y मान लूं और ये 20 है तो वो हो गया y बाय 20, या y को मैं लिख सकता हूँ 20 टेन थीटा। डिफरेंशिएट करो अगर dy बाय dt, तो ये कितना आ जाएगा? 20 टेन थीटा का हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और इनटू लिखना पड़ेगा एक डी थीटा बाय dt, जिस रेट से आप थीटा को बदल रहे हो। यही तो हमें फाइंड करना है। y के बढ़ने की रेट 10 मीटर पर सेकेंड दी हुई है 20 सेक स्क्वायर, ये थीटा कितना होगा? ये 20 है, ये 20 है, तो टेन थीटा कितना हो गया? 20 बाय 20 यानी कि 1, तो थीटा हो गया आपका 45 डिग्री। उसे यहां पुट कर देंगे, सेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू ये ओमेगा कहलाता है, हालांकि यहां मैं बस उसे डी थीटा बाय डी टी लिख देता हूं। यह हमें मिल जाएगा कितना? सेक स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहां से डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या मिलती है? वो मिलती है 1/4 रेडियन पर सेकेंड, यानी 1/4 रेडियन पर सेकेंड से वो अपनी गन को क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये था चेंजिंग ऑफ वन पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू अदर। ठीक है, व्हेन ऑब्जर्व विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मेरे हिसाब से सबको समझ आ गया होगा। सभी लोग बाकी क्वेश्चंस ट्राई कर लेना एक बार। हाँ बोलो, डाउट है किसी को? तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का मतलब था उस कर्व पर किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा उसका स्लोप कैलकुलेट करना, या एक वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना? अब हम देखने वाले हैं कि इंटीग्रेशन का क्या यूज है। तो सबसे लेमन टर्म्स में, सबसे सिंपल टर्म्स में अगर बोला जाए तो आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है ना? ये रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इंटीग्रेशन का? तो जैसे डिफरेंशिएशन का यूज होता है किसी वेरिएबल की रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करना किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, या किसी कर्व पर टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट करना, सिमिलर वे में इंटीग्रेशन का जो यूज है वो है टू कैलकुलेट एरिया अंडर द कर्व, यानी कि कैलकुलेट करना एरिया अंडर द कर्व। कोई भी कर्व जो हम ड्रॉ करते हैं वो कितना एरिया बाउंड कर रहा होगा किसी रीजन में, वो आप कैलकुलेट करते हो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, जीवन में सबको स्क्वायर, सर्कल, इन सभी का एरिया तो याद रहता है, पर अगर कोई हमें रैंडम कर्व दे दे और उसका एरिया हमसे पूछ ले, तो अगर हमें उस कर्व की इक्वेशन पता है तो हम उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन रिलेटेड है स्लोप से और इंटीग्रेशन रिलेटेड है एरिया से। समझ आ रही है बात? सिंपल सी चीजें यहां पे लिखा भी है मैंने। द मेथड टू कैलकुलेट द एरिया अंडर अ कर्व इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। It is also defined as the opposite of differentiation. Opposite of differentiation का मीनिंग क्या हुआ? Opposite of differentiation का मीनिंग ये हुआ कि मान लो कोई फंक्शन था fx, यानी फंक्शन ऑफ x, आपने उसे डिफरेंशिएट किया और आपको कोई नया फंक्शन मिला gx। जैसे कि हम जानते हैं कि x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने से हमें क्या मिल जाता है? 2x मिल जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑपोजिट है, उसका मतलब ये है कि gx जो फंक्शन आया था उसे अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए? fx मिल जाना चाहिए। यानी कि 2x को जब मैं इंटीग्रेट करूं तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए? x स्क्वायर मिल जाना चाहिए। समझ आ रही है बात? तो ये यूज है इंटीग्रेशन का। एक तो हम इससे एरिया कैलकुलेट करेंगे और दूसरा हम इससे क्या निकाल सकते हैं? कोई फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन करके एक नया फंक्शन gx आया होगा। बात कर लेते हैं सिंबल की। सबने देखा ही होता है जीवन में अपने। तो ये होते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। दो तरह का इंटीग्रेशन हम पढ़ते हैं।
किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर बोला गया है तो उसके लिए सिंबल आप यूज करते हो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये जो सिंबल है ये इंटीग्रेशन का सिंबल हो जाता है। यहां पे फंक्शन अगर एक्स में है तो उसे इंटीग्रेट किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसे आप रीड कर सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ आ रही है बात? जैसे हम डिफरेंशिएशन में किए थे सेम चीज है। तो इस तरह का जो इंटीग्रेशन होता है ये सिंबल कहलाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, कुछ डिफाइंड नहीं है, कहां से कहां का एरिया कैलकुलेट करना है ये डिफाइंड नहीं है। अब इससे मेरा मतलब क्या है, मान लो कि मुझसे कोई बोले कि y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, तो y बराबर एक्स स्क्वायर का भाई जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, पैराबोला। वो माइनस इंफिनिटी से शुरू होता है और प्लस इंफिनिटी तक जाता है। तो अगर पूछा जाए कि ये कर्व एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया बाउंड कर रहा है, तो हम शेडेड रीजन से अगर उसे शो करें तो इस तरह से मैं शो कर सकता हूं। लेकिन ये एरिया कितना होगा, ये इनफाइनाइट एरिया होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसे फंक्शन के टर्म्स में जो एरिया है उसे वेरिएबल के टर्म्स में कैलकुलेट करने के लिए तो हम यूज करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। लेकिन अगर कोई बोल दे कि सिर्फ इतने रीजन में जो एरिया बाउंड है ये निकाल के बताओ इस कर्व का, तो उसके लिए आप सिंबल यूज करते हो ये एफ एक्स डी एक्स। ये तो हो गया इंटीग्रेशन, बस यहां पे क्या लगा दी जाती है, लिमिट्स। तो इसे बोल दिया जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्यों डेफिनेट? क्योंकि आपने डिफाइन कर दिया है और ये जो वैल्यूज थी कि जहां से लेकर जहां तक एरिया कैलकुलेट करना है उन्हें हम बोलते हैं लिमिट्स, जो ए और बी से मैंने यहां पे शो की है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के जो डिफरेंस है वो जरा ध्यान से समझो। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से आपका जो आंसर आएगा वो वेरिएबल के टर्म्स में आएगा क्योंकि आपने कोई लिमिट असाइन नहीं की थी, जबकि डेफिनेट इंटीग्रेशन से आपका जो आंसर आएगा वो एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी क्योंकि आप एरिया बता रहे हो कहां से नापना शुरू करना है और कहां तक कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये तो हो गई सिंबल्स की बात, इंटीग्रेशन का पर्पस हमें। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस हमें पता लगा है किसका, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, जो कि क्या है कि अगर आप एक फिक्स्ड लिमिट के अंदर एरिया कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करते हो, और अगर आप एक अनबाउंड लिमिट्स के अंदर नहीं है जो एरिया वो कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करते हो। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है क्या, वो तो हमें समझ आ गया है कि वो तो हो जाता है एरिया अंडर द कर्व। अब उसे कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, इंटीग्रेशन का फंक्शन आया कैसे, इसे हम एरिया बोलते क्यों हैं, वो यहां से हम समझेंगे। ठीक है ना, तो देखो ज्योमेट्री से अगर देखा जाए तो मान लो कि हमारे पास ये कर्व था, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और आपके पास ये एक जनरल कर्व था और आपको ये बाउंड एरिया कैलकुलेट करना था। तो इंसान को शुरुआत में सिर्फ एक ही कर्व का एरिया पता था, वो था किसका, एक रेक्टेंगल का। आप एक रेक्टेंगल का एरिया जानते हो कि अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड ए है और दूसरी साइड बी है, तो उसका जो एरिया हो जाता है वो हो जाता है ए इंटू बी। तो किसी ने कहा कि बताओ इन्फिनिटी तक कितना एरिया बाउंड होगा, वो कैलकुलेट करना है। तो उसका सुझाव दिया गया कि क्यों ना मैं किसी एक्स पर जाऊं, अगर मैं किसी एक्स पर गया हूं पर्टिकुलर, तो वहां पे उस फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जिसे मैं कह सकता हूं वाई। अब क्यों ना मैं एक्स से थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस हो जाऊं, कितना आगे डिस्प्लेस हो जाऊं, तो बोला गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स जहां पे रिप्रेजेंट कर रहा था स्मॉल चेंज इन एक्स, तो बोला गया कि वहां पर फंक्शन की वैल्यू आएगी कुछ और, ऐसा मैं कह सकता हूं फंक्शन की वैल्यू आएगी वाई डैश। ठीक है ना, अब अगर मैं कह दूं कि इफ डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, इफ डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल यानी कि कितना स्मॉल, तो बोला गया इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, यानी हद से ज्यादा छोटा, यानी डेल्टा एक्स टेंड कर रहा है जीरो को। अगर डेल्टा एक्स टेंड कर रहा है जीरो को, तो इसी को आप क्या कह सकते हो, dx कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, बिल्कुल, ये हम पहले ही देख चुके हैं डिफरेंशिएशन में। तो अब जो कर्व के अंदर हमारे पास बचने वाली है चीज वो कुछ ऐसी दिखेगी, x y, ये हो गया आपका ग्राफ, ये था हमारा पॉइंट x जिस पर फंक्शन की कुछ वैल्यू थी y, और ये हो गया हमारा x प्लस dx।
ये मैंने काफी दूर बनाया है, पर ये लगभग एक ही पॉइंट है, और ये इतना दूर है कि फंक्शन की वैल्यू यहां पर भी कितनी है, y ही है। समझ आ रही बात? क्योंकि dx इतना स्मॉल है कि यहां पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या है, y ही है। तो अब ये क्या फॉर्म हो गया है, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया है, जहां पर ये जो सेपरेशन है ये कितनी है, तो ये हमें पता है dx है, और ये जो हाइट है ये कितनी है, ये है y। तो अगर ऐसे जो इनफाइनाइट रेक्टेंगल बनते जाएंगे उन सभी को, यानी कि मैं इस तरह से कह सकता हूं समीशन ऑफ पर्टिकुलर x के ऊपर, ये आपको दिख रहा है, x पहुंचने पे फंक्शन की वैल्यू आती है कुछ y1, जैसे x1 पे वैल्यू आती है y1, तो मैं इस तरह से कह सकता हूं कि जो एरिया होगा वो होगा x1 y1, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे प्लस x2 y2, ठीक है ना, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इस तरह से करते जाएंगे इन्फिनिटी तक, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल एरिया मिलेगा। तो इसी को लिखने का तरीका क्या आ गया, आप इस तरह से लिख सकते हो कि टोटल एरिया जो बाउंड होगा वो होगा समेशन, ये सिग्मा का, सिग्मा जो है सिंबल होता है समेशन का, इंटू वाई आई इंटू डीएक्स। सबकी थिकनेस तो हम क्या लेने वाले हैं, डीएक्स लेने वाले हैं। जितने भी रेक्टेंगल मैं बनाऊंगा हर एक की थिकनेस तो डीएक्स रहेगी, लेकिन वाई जो लेंथ है वो डिपेंड करेगी कि एक्स क्या है। तो आई को मैं ले लेता हूं 1 से लेके इंफिनिटी तक। इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका आ गया इंटीग्रेशन, और आपने कह दिया y इंटू डी एक्स, ये आपको दे देगा टोटल एरिया। तो बेसिकली किसी भी कर्व का बाउंड एरिया जो हमने निकाला था वो कैसे निकाला था, आपने छोटे छोटे रेक्टेंगल्स लिए थे और उन सभी के एरिया को ज्वाइन करके एक नया फंक्शन बना दिया जो कि बता सके उस कर्व का एरिया। समझ रहे हो? अब एक चीज यहां पे और समझनी है आपको, अगर इस तरह से कोई बोलता कि ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस और ये है आपका कर्व, कोई अगर मुझसे बोले कि ये कर्व वाई एक्सिस के साथ कितना एरिया बना रहा होगा वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख के बताओ, तो मैं क्या करूंगा, आप ऐसा सोच के देखो। आपको चाहिए ये कर्व y एक्सिस के साथ कितना एरिया बाउंड कर रहा है, यानी हमें ये सारा एरिया कैलकुलेट करना था। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, अब आप रेक्टेंगल कैसा चूज करोगे, थोड़ा बहुत फील आ रही होगी आपको। अब हमें ऑब्वियसली किसी x पे जाके, किसी y पे जाके कुछ x मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये मान लो मैं y1 पे गया तो x1 मिला, फिर मैं थोड़ा सा ऊपर और जाऊंगा dy, जहां ये दूरी क्या हो गई है dy, तो उस पर भी मुझे लगभग क्या मिल जाएगा, x ही मिल जाएगा, और ये बन गया हमारा छोटा सा रेक्टेंगल। इस छोटे से रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो इस छोटे से रेक्टेंगल का एरिया होगा इसकी लेंथ जो कि है x और इनटू इसकी थिकनेस जो कि है dy। इसी को इन्फिनिटी तक अगर कर दें, यानी इसी को हम इंटीग्रेट कर दें, तो ये हमें दे देगा एरिया। तो एरिया आ गया इंटीग्रेशन x dy। समझ आ रहा है? तो मैंने अभी तक जो बोला है मैं उसे समराइज करके आपको बता देता हूं। ये तो कहानी है, कहानी याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो भी अच्छी बात है, ठीक है। मेन चीज आपको याद रहनी चाहिए वो क्या है, अगर आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, जैसे मैं बोल दूं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, और उसका कुछ इस तरह से कर्व बनता है x एक्सिस y एक्सिस, ये बन गया आपका कर्व, और कोई बोले कि ये कर्व x एक्सिस के साथ कितना एरिया बाउंड कर रहा है, तो उसे लिखने का तरीका हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ y dx। समझ आ रही बात? लेकिन अगर कोई बोले कि ये कर्व y एक्सिस के साथ कितना एरिया बाउंड कर रहा है, तो उसे लिखने का तरीका हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ x dy। मैं कैसे याद रखता हूं कब x dy आएगा और कब y dx आएगा, ठीक है ना। मैं इसके लिए एक सिंपल सी चीज याद रख लेता हूं, जो कि क्या है कि जिस एक्सिस के साथ बाउंड एरिया आपको कैलकुलेट करना है उसका d यहां पे लिखा जाता है। जैसे x एक्सिस के साथ एरिया चाहिए था तो हम y dx लिखेंगे, और y एक्सिस के साथ एरिया चाहिए तो dy आएगा, तो ऑब्वियसली यहां पे क्या रहेगा, x रहेगा। मेनली आपको यही याद रखना है सिर्फ। समझ आ रही बात? ये सब मैंने यहां पे अच्छे से लिख दिया है, पढ़ सकते हो आप, ठीक है ना। तो सिग्मा y dx को हमने बस लिख दिया है इंटीग्रेशन y dx। ये चीज मेन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ इतना आपको याद रखना है, ये एक मेन चीज है कि अगर कर्व इस तरह से दिया गया है और आपको निकालना है एरिया बाउंड विद x एक्सिस,
तो आप फंक्शन यूज करते हो इंटीग्रेशन ऑफ y dx, जबकि अगर आपको एरिया बाउंड निकालना है y एक्सिस के साथ तो आप यूज करते हो इंटीग्रेशन x dy। दोनों का अंतर समझ आ रहा है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो छोटे छोटे रेक्टेंगल हमने चूज किए होंगे, जब एरिया बाउंड विद x एक्सिस निकालना था तो छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में विड्थ हमने ली होगी dx dx dx, लेकिन जब y एक्सिस से निकालना था तो विड्थ हमने ली होगी dy dy dy, और इसलिए ये फंक्शन बन जाता है। ठीक है ना? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने बताई है, सिर्फ अभी तक आपको कैसे निकालते हैं वो हमें अभी नहीं पता है, बस सिंबल आपको पता होना चाहिए। कहीं पर अगर y dx लिखा है तो उसका सिंपल सा मीनिंग आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है एरिया बाउंड बाय कर्व विथ x एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे dx है। और कहीं पर अगर x dy लिखा हुआ है तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये लिखा हुआ है एरिया बाउंड बाय कर्व विथ y एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे dy यूज हुआ है। क्या ये क्लियर है? ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। ये तो साधारण से सिंबल्स हो गए। सिर्फ हमने अभी तक ये देखा है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है। ठीक है ना? सबसे पहले हमें पढ़ना है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर आपको ये आ गया तो डेफिनेट में तो कुछ भी नहीं है, जितना से हमारे फिजिक्स के सिलेबस में उसकी अगर मैं बात करूं तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यानी कि हमें जो रिजल्ट मिलने वाला है वो एक फंक्शन मिलने वाला है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलने वाली। ठीक है ना? तो यहां पे लिखा भी है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग हो गया द कैलकुलेशन ऑफ एरिया फंक्शन विदाउट यूजिंग द लिमिट्स। ठीक है ना? तो आपने इनिशियल और फाइनल पॉइंट नहीं बताया कि कहां से कहां तक एरिया कैलकुलेट करना है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के तीन मेथड्स होते हैं। पहला होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, फिर होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और फिर होता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। खुशी की बात क्या है? खुशी की बात है हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बोलूं तो हमें सिर्फ यहां बेसिक मैथ्स में पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और ये काफी आसान होता है। ठीक है ना? जो भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की चीजें आती हैं वो इनमें आती हैं, और ये आपको 12th में पढ़ाया जाएगा मैथ्स के अंदर, यानी बाय पार्ट्स और बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स में हमें पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जब आएगा तब देखेंगे। ठीक है ना? हाँ, तो अब डिफरेंशिएशन के टाइम पे मैंने ये बोला था कि इंटीग्रेशन थोड़ा सा मुश्किल लगता है, और उसका कारण क्या था? डिफरेंशिएशन करते समय आपको पता है कि 4 रूल्स हैं, एडिशन रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल और चेन रूल। जो क्वेश्चन देख के आपको थोड़ा बहुत फील आ जाता है कि हमें कौन सा रूल यूज करना होगा, और फिर फॉर्मूले पता है तो हम सिंपली क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। इंटीग्रेशन में समस्या ये है कि कोई रूल नहीं है, यानी इंटीग्रेशन आपको अपने इंट्यूशन से करना होता है, इसलिए इसके लिए काफी प्रैक्टिस चाहिए होगी। ठीक है ना? तो ये तो चीज होगी कि इंटीग्रेशन इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि इसमें एक भी क्या नहीं होने वाला, रूल नहीं होने वाला है। बस एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है, वो ये है, क्या हो गई प्रॉपर्टी, कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स, और आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो उसे मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एच एक्स डी एक्स। अब कोई बोल सकता है कि ये तो एडिशन रूल जैसा है जो डिफरेंशिएशन में था, तो बात सही है। जैसे डिफरेंशिएशन में हमने एडिशन रूल पढ़ा था और आप सिंपली क्या करते थे, एक फंक्शन को एट अ टाइम डिफरेंशिएट करते थे, वैसे ही यहां पर भी ये एडिशन रूल जैसे ही है, बस इसे नाम एडिशन रूल नहीं दिया जाता है। ठीक है ना? ये एक प्रॉपर्टी बोली जाती है इंटीग्रेशन की। तो आपको याद रखना है कि अगर एक से ज्यादा फंक्शन इंटीग्रेशन में दिया हो प्लस माइनस के साथ, तो आप उन्हें सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सकते हो। अब ना यहाँ पे कोई प्रोडक्ट रूल है, ना डिवीजन रूल है, ना चेन रूल जैसी कोई चीज है, बस हमें इंटीग्रेशन सीखना है। ठीक है ना? तो उसके लिए सबसे पहले जैसे हमने डिफरेंशिएशन में सीखा था फॉर्मूले, तो यहाँ पे भी हम इसके लिए फॉर्मूला देखेंगे कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले क्या होते हैं। तो ये भी आपको आने चाहिए, आते ही होंगे। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन का रिवर्स ही है इंटीग्रेशन। समझ आ रहा है?
तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है वो आता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। आपको पता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या आता था? x की पावर n का डिफरेंशिएशन आता था n x की पावर n माइनस 1। इंटीग्रेशन में आता है ये x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। चाहो तो इसे डिफरेंशिएट करके देख लो, सेम फंक्शन आपको वापस मिल जाएगा। ऑब्वियसली यहां पे एक कंडीशन है, x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि x अगर माइनस 1 हो गया तो ये चीज जो है डिफाइंड नहीं रहेगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मतलब क्या है मेरे कहने का। अगर कोई बोले इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, तो आपको क्या करना होगा? डिफरेंशिएशन में आप पावर आगे लेके आते थे और एक पावर कम करके लिख देते थे। यहां पे आपको एक पावर बढ़ानी है और उसी से डिवाइड करना है, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3, ठीक है ना, बाय 3, और एक हम टर्म जोड़ देते हैं जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। समझ आ रही है बात? तो जो फॉर्मूला हो गया, पहला फॉर्मूला, वो आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है अभी तक मैंने जो बोला है? अगर आपको लग भी रहा है कि आपको डाउट है तो इसलिए क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा चीजें बोल दी हैं, इतनी बोलने की मुझे जरूरत नहीं थी। अभी बस हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हमें पता लगा है, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, जहां c को बोला जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या होता है, ये क्यों होता है, ये समय आने पर मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। पर अभी तो बस आप फॉर्मूला याद कर लो कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और n ऑब्वियसली क्या नहीं होना चाहिए, सॉरी n क्या नहीं होना चाहिए, माइनस 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि n अगर माइनस 1 हो गया तो गलत हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो आप c यहां पे लिख दोगे हमेशा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कोई बोले इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर माइनस 6 dx, ये क्या होगा? तो आप सिंपली लिख सकते हो x की पावर माइनस 6 प्लस 1 अपॉन माइनस 6 प्लस 1 प्लस c, यानी कि ये क्या हो गया, x की पावर माइनस 5 अपॉन माइनस 5 प्लस c। मेरे हिसाब से पहले फॉर्मूले में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपली क्या करना है, आपको यूज करना है, ठीक है ना। ये हमारा पहला फॉर्मूला है, जहां n की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, माइनस 1 नहीं हो सकती। ठीक है, और भी फॉर्मूले देख लेते हैं। अब बस आपको क्या करना है, रिवर्स करके लिखना है। आपको बस ये सोचना है कि किसका डिफरेंशिएशन ये आया होगा। जैसे मैं बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, बता सकता है कोई? क्या आएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन? किस चीज को डिफरेंशिएट करके साइन एक्स आया होगा, बताओ। तो आपको पता है कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स लाने के लिए आपको किसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, माइनस कॉस एक्स। प्लस सी लगाना मत भूलना, काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अगर कोई बोलेगा तो वो क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ईशान, वापस से पूरा बोल पाना तो बहुत मुश्किल है यार, क्योंकि काफी मैं बता चुका हूं अभी तक। तुम देख लेना ना एक बार, जब वीडियो तुम्हें मिलेगा, लिंक मिलेगा, एक बार पढ़ लेना। कुछ खास चीज नहीं बोली है मैंने, बस सिंबल बताया था, ठीक है ना अभी तक, और बस फॉर्मूले देख रहे हैं हम, अभी तक कुछ नहीं हुआ है खास। वापस से मैं पूरा बोलूंगा तो फिर काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, रेक्टेंगल वाला पार्ट ही आप एक बार देखोगे आपको समझ आ जाएगा। छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाए हैं बस हमने, और कुछ नहीं किया। आप टोटल एरिया निकालने के लिए क्या कर रहे थे, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स को ऐड कर रहे थे। जो भी छोटे छोटे रेक्टेंगल्स हमने बनाए थे उनके एरिया को मैंने ऐड किया था। उसमें मेन चीज जो है वो हमें याद रखनी है, ये कि कब हम एक्स डी वाई लेते हैं और कब हम वाई डी एक्स लेते हैं, ठीक है। ये मैंने वहां पे बता दिया है, आप वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज है। अभी तो फॉर्मूले पे ध्यान दो, अभी उस पर नहीं भी ध्यान दोगे तो वो चीज जब आएगी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में
तब मैं बता दूंगा वापस से, ठीक है, कि अभी तो नहीं है उसका यूज, अभी तो सिंपली बस फॉर्मूला याद करना है। cos x का हो गया sin x प्लस सी, ठीक है। और आप देख सकते हो e की पावर x dx, ये सबका फेवरेट था। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, e की पावर x प्लस सी, है कि नहीं, कुछ खास बात नहीं। और कोई बोले इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स dx, कोई बता सकता है क्या? 1 बाय एक्स किसका डिफरेंशिएशन आया था, तो वो आया था ln x का, तो ये हो जाएगा ln x प्लस सी, ठीक है ना। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मुझसे बोले कोई a की पावर x dx क्या होगा, बताओ। a की पावर x का क्या आएगा, a की पावर x का ln, हाँ बिल्कुल, इसका आएगा a की पावर x बाय ln a प्लस सी। क्यों? क्योंकि a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आया था, आपको पता है कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन आपको मिला था a की पावर x ln a, समझ आ रहा ना। तो किसका इंटीग्रेशन करना चाहिए ताकि ये फंक्शन हमें वापस से मिल जाए, तो इस चीज का, ठीक है ना, बाय ln a आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन की जगह पे। और देख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, ये भी आपको पता है tan x होता है, सिर्फ रिवर्स कर रहा हूं मैं, कुछ खास बात नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x, तो आपको पता है cot x का आया था माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का आ जाएगा माइनस cot x प्लस सी, ठीक है ना। और क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx, ये किसका था, sec x प्लस सी, समझ सकते हो ना। अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है, मेन पॉइंट ये है, तो आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले सिंपली लिख सकते हो, कुछ खास बात नहीं है उसमें, ठीक है ना। और भी होंगे यहाँ पे लिखे हैं, देख सकते हैं हम, यहाँ पे ढेर सारे फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं जितने भी पॉसिबल थे। कांस्टेंट का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, जैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता था, 0, वैसे ही कांस्टेंट इंटू डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कांस्टेंट इंटू एक्स, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन 2 आता था, तो 2 का इंटीग्रेशन 2x आना चाहिए, ठीक है ना। सब में प्लस सी तो आपको लिखना ही है। इसी तरह से कई सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए, ये सारे फॉर्मूले हमें क्या करने हैं, याद करने हैं, ठीक है ना। जो इनवर्स के फॉर्म में फॉर्मूले लिखे गए हैं वो हमारे ज्यादा काम के नहीं है, बस ऐसे ही मैंने लिख दिए थे जरूरत के लिए। अब देख लेते हैं सी का यूज क्या है, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का पर्पस क्या है, देखो हमें पता लगा है कि किसी भी फंक्शन को जब आप इनडेफिनिटली इंटीग्रेट कर रहे हो, जैसे एफ एक्स को इंटीग्रेट करके मान लो जी एक्स आ रहा है, तो हमें उसके साथ एक सी लिखना पड़ रहा है। सी जहां पे कहला रहा है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत यह है कि जब भी आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो तो आपको ये नहीं पता होता कि उसके ओरिजिनल फंक्शन में जिसे डिफरेंशिएट करके वो फंक्शन आया था उसमें कोई कांस्टेंट था या नहीं था। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलता कि फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आता, तो आपको पता है कि उसका डिफरेंशिएशन आ जाता 2x, ठीक है ना। इसकी जगह मैं बोलता फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 10, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आता, तो आप बोलते हो उसका डिफरेंशिएशन आता 2x। अगर मैं बोलता फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 10 की पावर 5, उसका डिफरेंशिएशन कितना आता, तो उसका डिफरेंशिएशन आप बोलते 2x। तो 2x को इंटीग्रेट करने पे क्या लिखना चाहिए, अगर सिर्फ मुझे ये दिया जाए क्वेश्चन 2x dx, तो 2x को इंटीग्रेट करने पर क्या लिखना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 10 की पावर 5, या फिर सिंपली अगर एक्स स्क्वायर ही हमारा फंक्शन होता तब भी उसका डिफरेंशिएशन क्या आता, 2x ही आता। तो जब हम उल्टा कर रहे होते हैं यानी इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो हमें ये तो पता होता है कि श्योरली एक्स स्क्वायर तो होगा ही होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि डिफरेंशिएट करते समय हमने किस चीज को जीरो कर दिया होगा, क्योंकि अगर फंक्शन में कोई कांस्टेंट रहा होगा उस समय पर तो उसने आपको जीरो कर दिया होगा, आपने उसे जीरो कर दिया होगा, और अगर फंक्शन में कांस्टेंट नहीं रहा होगा तो ऑब्वियसली वो इसलिए शो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम क्या लगा देते हैं, एक सी लगा देते हैं। अब इस सी की वैल्यू
2 हो सकती है, 10 हो सकती है, 10 की पावर 5 हो सकती है, या 0 भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंडीशन दी जानी चाहिए। समझ आ रही है ना बात? तो अभी तो हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप सिंपली क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख दिया करोगे। इस सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सी हम लिखते क्यों है, क्योंकि अगर हमने डिफरेंशिएट करते समय किसी कांस्टेंट को जीरो कर दिया होगा तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, एक सी लिखना पड़ता है। क्या ये क्लियर हुआ कि हम सी क्यों लगाते हैं हर एक इंटीग्रेशन में? काफी सन्नाटा छा गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है, और मुझे ये विश्वास भी नहीं हो रहा कि समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि कुछ समझने को है ही नहीं, बस फॉर्मूले। इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx क्या होगा, 0 होगा बेटा, और क्या होगा। कांस्टेंट इंटू एक्स करना है, 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है ना। अब देख लेते हैं वीडियो कब तक अपलोड होगी। ईशान तो परेशान हो गए मेरे हिसाब से, मत परेशान हो बेटा, बहुत सिंपल सी चीज थी। वीडियो जो है 10-11 बजे तक अपलोड हो पाएगी, ठीक है ना। कुछ नहीं है खास, आप आराम से देख लेना, कल का टाइम भी है, देख लेना, ठीक है। क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर, जो थोड़ा सा टाइम बाकी है। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं पहला वाला, बाकी सभी आपकी जिम्मेदारी है। क्या करना है आपको, एक ही सिंपल सा रूल है, देख लो ध्यान से। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू डी एक्स। ऑब्वियसली ये यहां पे प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, ये हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। ठीक है ना। एक्स क्यूब का क्या आएगा बताओ, पावर 3 है, एक पावर बढ़ानी है, उसी से डिवाइड करना है। एक्स की पावर 4/4। ठीक है, अब बार बार सी नहीं लिखेंगे, हर एक के लिए सी नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 सी जोड़ के भी एक सी ही बनने वाला है। तो फाइनली आप एक ही सी में भी काम चला सकते हो। प्लस एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, तो एक्स की पावर 3/3 माइनस 2 तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है, जैसे डिफरेंशिएशन में होता था, कांस्टेंट इंटू डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स। ऐसा लिख सकते हो आप किसको, डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एफ एक्स को। जब भी डिफरेंशिएशन में कोई कांस्टेंट रहता था फंक्शन के साथ, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते थे। सेम चीज यहां पर, इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू फंक्शन अगर दिया हुआ है तो के को आप बाहर निकाल सकते हो, और एफ एक्स डी एक्स, इस तरह से उसे लिखा जा सकता है। ठीक है ना। हाँ भाई, तो 2 तो बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन एक्स की पावर यहां पे क्या है 1, तो पावर बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी 2, और सी से डिवाइड करोगे बाय 2, और एक सी, तीनों इंटीग्रेशन का मिला के एक सी। तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ आया। मैं एक और करके बता देता हूं, जैसे कि मैं फोर्थ करके बता देता हूं। फोर्थ में दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 4x स्क्वायर dx। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स को मैं लिख देता हूं एक्स की पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर dx। ये मैंने सेपरेट कर लिया पहले। अब देख लेते हैं x की पावर क्या है 1/2, पावर को 1 से इंक्रीज करना है, तो x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। प्लस 4 तो कांस्टेंट है, x की पावर 2 का क्या होगा, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और एक दोनों का मिला के एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहां से हमें क्या मिला, ये हो गया आपका 3/2, तो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस ये नीचे 3 हो चुका है, तो 4/3 एक्स क्यूब प्लस सी। आप देखोगे तो इसे डिफरेंशिएट करने पे आपको यही मिल जाएगा, करके देख लेना। इसको 0 कर देना, ऑब्वियसली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएट करके आपको यही रिजल्ट मिलेगा। समझ आ रहा है ना। इस तरह से हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, कुछ खास बात नहीं है, काफी सिंपल है। हमारे फिजिक्स में जो यूज होता है बहुत ही सिंपल यूज होता है। ठीक है, तो आप लोग ट्राई कर लो। जैसे क्वेश्चन नंबर 5th ट्राई करो सभी लोग। 5th का आंसर क्या आएगा, 5th का इंटीग्रेशन ऑफ 2x की पावर 5/6 लिखा हुआ है माइनस 1/x इंटू dx। क्या आएगा इंटीग्रेशन, सभी लोग एटलीस्ट नोटबुक में लिख लो अपनी।
ठीक है, सिंपल लग रहा होगा काफी। बार बार तो मैं स्टेप क्या लिखूंगा, मैं सीधे कर देता हूँ। 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर ही आ गया। x की पावर 5/6 प्लस 1 अपॉन 5/6 प्लस 1 माइनस 1/x का, x की पावर n से नहीं करना है, 1/x का ln x होता है, याद रखना है। तो ln x प्लस c, तो ये कितना मिल गया आपको? ये मिल गया 12/11 x की पावर 11/6 माइनस ln x प्लस c। क्लियर हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन था। और देख लेते हैं 7th ट्राई कर लो सभी लोग। 7th का आंसर क्या आएगा? सेवेंथ का क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन। तो यहां पे हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ 3e की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस साइन x dx। ट्राई करो, सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं और एज इट इज पुट करना है। यहां पे कुछ दिमाग की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो 3 तो बाहर आ गया, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, माइनस a की पावर x का हो जाता है a की पावर x ln a, और साइन x का क्या है? माइनस कॉस x, प्लस एक c आपको लगाना जरूर है। ठीक है, ये आ गया इंटीग्रेशन। तुम समझ गए हो, कुछ खास बात नहीं है, प्योर टाइम पास है। ठीक है, सभी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो आराम से घर पे। एक और कर लेते हैं 11th का, बता दो जल्दी से क्या आ जाएगा 11th का। इंटीग्रेशन ऑफ e अपॉन एक्स क्यूब माइनस 2 tan x प्लस 4। ठीक है, tan x का इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं पता है तो ये फॉर्मूला में मैंने लिखा था, वहां से देख सकते हो। ये देख लो सभी लोग। कहां गया? ये रहा। tan x का हो जाएगा ln mod sec x। ठीक है ना? हाँ, तो कोई पूछ रहा है कैलकुलस का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? देख लो पहले tan x का क्या हो जाएगा? ln sec x प्लस c। तो कैलकुलस का इतना इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि काइनेमेटिक्स हमारा बेसिक है, आप जानते हो मैकेनिक्स के लिए। काइनेमेटिक्स नहीं आता तो कुछ नहीं आता, ऐसा मान लो। काइनेमेटिक्स इतना इंपॉर्टेंट है, और काइनेमेटिक्स में आप वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, इन्हें रिलेट करने के लिए कैलकुलस ही यूज करते हो, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हो जाता है वेलोसिटी। ठीक है ना? सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाता है एक्सेलरेशन, जो कि बेसिकली डिफरेंशिएशन है। अगर ये नहीं आता होगा हमें तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सब चीज? जो इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह वो सब वैलिड रहती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए हमें कैलकुलस पर ही डिपेंड करना पड़ जाएगा। तो आएगा तब आपको समझ आ जाएगा कि इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। ठीक है, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूज करते हैं क्योंकि उसे हम नेचुरल लॉग डिफाइन किया है हमने ई को, ई से। देख लेते क्या आएगा इंटीग्रेशन। तो यहां पे ई एक कांस्टेंट है, तो ई को मत इंटीग्रेट कर देना। ठीक है ना? ई एक कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। ये बेसिकली लिखा हुआ है, ई तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस 3 dx माइनस 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 10x dx प्लस इंटीग्रेशन 4 dx। ये है आपके पास फंक्शन। तो ई तो एज इट इज
एक्स की पावर -3+1 अपॉन -3+1 -2, इसका हम देख चुके हैं लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स, ठीक है ना, प्लस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स प्लस एक क्या आ जाएगा सी। तो ये आपको मिल गया -e/2 एक्स की पावर -2 लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 4x प्लस सी। समझ आया? ये हुआ इंटीग्रेशन। इसे नीचे ले जाके x² भी लिख सकते हो। किसी को कोई डाउट? कोई पूछ रहा है लॉग और ln में अंतर क्या है? तो लॉग का बेस 10 होता है बेटा और ln का बेस e होता है। जनरली ऐसा किया जाता है बुक्स में, ठीक है। किसी को कोई डाउट? यहां तक तो कुछ खास बात नहीं है, प्योरली हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के लिए। कुछ खास है नहीं इसमें। बता दो, इसका बता दो। 14th का आंसर क्या आ जाएगा? फोर्टींथ का क्या आ जाएगा? यहां बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ 3x की पावर 7/6 माइनस 2x की पावर -3/2 प्लस 4x -2 इंटू dx। बता दो जल्दी से। अरे बोलो भाई, आसान सा सवाल है। 3x की पावर 7/6 प्लस 1 अपॉन 7/6 प्लस 1 माइनस 2x की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1 प्लस 4x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 और माइनस 2, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 2x और प्लस एक c। तो यही आंसर आ चुका है हमारे पास। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 18/13 x की पावर 13/6 माइनस 4 प्लस 4 x की पावर -1/2 प्लस 2x² माइनस 2x प्लस c, ठीक है ना। तो आसान है, बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। तो फॉर्मूले बाय हार्ट करने हैं, रूल तो इसमें कोई है नहीं, बस एक मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो हमें पढ़ना है, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करूंगा। अभी स्टार्ट करने का तो कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे और ये नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद बस जहां तक है अगली क्लास और उसकी अगली क्लास में खत्म हो जाना चाहिए आपका बेसिक मैथ्स, ठीक है ना।